Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 10th lecture of the course Business System Development. In today's lecture, we will be continuing our discussion on determining system requirements. Please recall the system development life cycle, where we start with the planning, initiation, then we go for analysis, then we have design, then we have implementation, and lastly we have maintenance. So there are 5 phases in a system development life cycle, which we have been discussing in the previous lectures as well. The last 2 to 3 lectures, they discussed the very first phase, in which we identified and selected the project, and number 2, we initiated and planned the project. सबसे पहले हमने ये बात की थी कि आप किस किस्म आपको प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए भी या नहीं, या क्यों जाना चाहिए। तो सिलेक्शन और आइडेंटिफिकेशन की बात हमने की। फिर उसके बाद इनिशिएशन और प्लानिंग की हमने बात की, जिसमें हमने जो है वो बिल्कुल जो प्रिलिमिनरी टास्क हैं, टीम बनाना और कौन लोग जो हैं वो डिस्कशन करेंगे और बाकी चीज़ें कैसे होंगी, ये सारा हमने डिस्कस किया। इसके बाद लास्ट लेक्चर में हम एनालिसिस फेज की तरफ आ गए। एनालिसिस फेज में भी मेनली 2 चीज़ें हैं। एक है रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन। सो रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन कैसे होती है? रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन आपकी 3 तरीकों से होती है, जिसको हमने डिस्कस किया था। समरी में मैं उस चीज़ को भी रिवाइज करूंगा, लेकिन जस्ट रिकॉल करवाना है आपको कि यहाँ पर हम एनालिसिस फेज की हम बात करें और एनालिसिस में क्या चीज़ चलता है, क्या चीज़ होती है, उसके बारे में डिटेल में इंशाल्लाह आज भी डिस्कस करेंगे। सो आइए सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर की समरी को देखते हैं। हमने बात की थी कि आप जब रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन करते हैं, यू एज अ डेवलपर, यू एज अ डेवलपिंग टीम और द इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपर, NIS डेवलपर, जब आप किसी कंपनी, किसी बिजनेस के लिए एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं और आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स को डिटरमिन करना है, सो इसके कई तरीके हैं। सबसे पहले है इंटरव्यूज़। ठीक है, इंटरव्यूज़ में हमने देखा था 1-to-1 इंटरव्यूज़ भी होते हैं, ग्रुप इंटरव्यूज़ भी होते हैं। दोनों के फ़ायदे हैं, दोनों के नुकसानात हैं। मेन फीचर्स ये थे कि आप अपना सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाएं। जो चीज़ें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, आप जो चीज़ समझना चाह रहे हैं वो अपने की क्वेश्चंस नोट डाउन कर लें और इंटरव्यू को फॉर्मली कंडक्ट कराएं। पहले से टाइम लें, जो जो उसमें इन्वॉल्व होंगे सबके नेम्स हाईलाइट करें और फिर उस इंटरव्यूइंग के दौरान, उस डायलॉग के दौरान रिक्वायरमेंट्स को डिटरमिन करें। सो एक तरीका था आपके इंटरव्यूज़। सेकंड तरीका था आपका ऑब्जर्वेशन, जिसको हम ऑन साइट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। सो आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या आप एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपिंग टीम उस ऑर्गेनाइजेशन में खुद से फिजिकली जाते हैं और देखते हैं कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, लोग कैसे जो है वो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी उनका डाटा प्रोसेस है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, कहाँ से इनपुट आती है, कौन उसको क्या प्रोसेस करता है, कैसे जो है वो आउटपुट होती है। सो ये सारी चीज़ें ऑन साइट ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशन से पता चलती हैं। और तीसरा जो मेथड है या मैकेनिज्म है रिक्वायरमेंट्स डिटर्मिनेशन का, वो एनालिसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट एनालिसिस है, जिसको आप ये देखते हैं कि वो कंपनी, वो इदारा एग्जिस्टिंगली क्या डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहा है, हर डॉक्यूमेंट की नौइयत क्या है, हर डॉक्यूमेंट किस एग्जैक्टली प्रोसेस को जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने देखी हैं। इसके अलावा एक और भी हमारे पास तरीका था, जिसको हम जैट सेशंस कहते हैं, जॉइंट एप्लीकेशन डिज़ाइन सेशन, जिसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट टीम के लोग और कस्टमर कंपनी के लोग जो है वो मिलते हैं, बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज किया जाता है। प्रोटोटाइपिंग भी हमारे पास एक और मेथड था और बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग भी एक मेथड था। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में हमने क्या किया था, आप एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को जो कंपनी करंटली फॉलो कर रही है उनको एनहांस कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट्स डिटर्मिनेशन की। लेट्स से आपको एक टास्क दिया जाता है कि आप वी कॉमसेट्स के लिए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएं और आपने जो है वो मेनली उसमें रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन करनी है। अब वी कॉमसेट्स में डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं। एक प्रोसेस ये है कि नए स्टूडेंट्स कैसे एनरोल होते हैं, दूसरा प्रोसेस ये है कि
एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स एग्जाम्स में कैसे अपीयर होते हैं, अपनी स्टडीज को कैसे कंटिन्यू करते हैं। तीसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि आपके जो करंट स्टूडेंट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने कोई कोर्स ड्रॉप करना है या सेमेस्टर फ्रीज करना है, उसका क्या तरीका है। तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस, इसके अलावा कई ढेर सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं। अगर आपने रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन करनी है तो आपका एक तरीका ये है कि आप आएँ और मैनेजमेंट से या जो भी रेलेवेंट लोग हैं उनसे आप इंटरव्यूज करें, ठीक है। सो वन वे हो गया इंटरव्यूज। सेकंड तरीका है आप ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, आप आते हैं, देखते हैं कि डिफरेंट वी कॉम्प्सर्स में डिफरेंट ऑफिस हैं, एक एडमिशन ऑफिस है, एक एग्जामिनेशन ऑफिस है, एक हायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, ठीक है। एक जगह पे फैकल्टी बैठ रही है। सो आपने प्रोसेसेस देखे कि कौन सी एप्लीकेशन कहाँ पर आती है, वो कैसे प्रोसेस होती है, उस पर कौन डिसीजन लेता है, डिसीजन लेने के बाद जो है वो स्टूडेंट को इन्फॉर्म करने का क्या तरीका होता है, उसको ईमेल की जाती है, उसको कॉल की जाती है। सो आपने खुद फिजिकली विटनेस किया। और तीसरा तरीका यह है कि आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। लेट्स से एक डॉक्यूमेंट आपको नजर आया, आपने उसको देखा, उस पर लिखा था एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि अच्छा ये नए स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अगर अपना वी कॉम्प्सर्स में किसी नए डिग्री प्रोग्राम में इनरोलमेंट कराना चाहते हैं तो उनको अपना नेम देना पड़ेगा, फादर नेम, कहाँ पे वो रहते हैं, उनकी प्रीवियस डिग्री क्या है, और इसके अलावा जो है वो उनका लेट्स से NTS में स्कोर कितना है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें उस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद आपने रियलाइज़ की। सो आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 मुख्तलिफ तरीके हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली ये 3 तरीके हैं जिनके थ्रू आप रिक्वायरमेंट्स को डिटरमिन करते हैं। बिल्कुल इसी तरह किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की आप बात करें, मेनली ये 3 रिसोर्सेज हैं, 3 ओरिजिन्स हैं जहां से आप रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन कर सकते हैं। So that was the summary of the previous lecture. Let us now proceed to the outlines of today's lecture. इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम लॉजिकल प्रोसेस मॉडलिंग की बात करेंगे। प्रोसेसेस लॉजिकली कैसे हो रहे हैं, ठीक है। एक तो ये था कि हमने रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन की और हमने देखा कि कौन सी चीजें कैसे चल रही हैं। अब आप ओवरऑल देख रहे हैं कि कहां से क्या चीज इनपुट हो रही है और कहां से क्या चीज आउटपुट हो रही है। ये आप डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो एक एंटिटी है, क्या चीज उसको इनपुट है, क्या चीज वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। सो इसको हम लॉजिकल प्रोसेस मॉडलिंग कहते हैं और इसको हम डाटा फ्लो डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, दिस डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग यू द फ्लो ऑफ द डाटा। डाटा कहां से फ्लो कर रहा है, कहां से इनपुट हुआ, क्या प्रोसेस हुआ, कहां पे सिंक हुआ, ठीक है। कहीं पे फर्दर किसी और प्रोसेस में गया या जो है वो कहीं पे सिंक हो गया, ठीक है। सो डाटा फ्लो डायग्राम इसको देखेंगे। डाटा फ्लो डायग्राम्स जो हैं वो उनको बनाना, इसके अलावा डाटा फ्लो डायग्राम्स DFDs को एक आपकी लेवल 0 डायग्राम है उसको जो है वो लेवल 1 डायग्राम में डिकम्पोज करना, यानी कि फर्दर डिटेल्स में आना, उसके बाद उसको लेवल N में लेकर जाना। सो ये डिफरेंट डिटेल्स हैं डाटा फ्लो डायग्राम्स की जिनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा कि डाटा फ्लो डायग्राम्स एक बिजनेस के प्रोसेसेस को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हैं। बिजनेस प्रोसेस को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस तरह अगर आपको याद हो एंटिटी रिलेशनशिप्स डायग्राम्स हैं, अगर आपने डेटाबेस में पढ़ी हैं, ठीक है। तो आप एंटिटीज देखते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स देखते हैं, ये एंटिटी किसी दूसरे एंटिटी के साथ कैसे रिलेट कर रही है, ठीक है। वहां पे डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसका लॉजिकल डिजाइन बताया। यहां पे हम पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से हम देख रहे हैं कि डाटा कैसे प्रोसेस कर रहा है, डाटा इनिशिएट कहां से हो रहा है, कहां पे वो प्रोसेस हो रहा है, क्या आउटपुट आ रही है, क्या आउटपुट जो है इस प्रोसेस, इस एग्जीक्यूशन की आउटपुट किसी और प्रोसेस के लिए इनपुट है या कहीं पे ये स्टोर हो रहा है, कहीं पे ये सेव हो रहा है, ठीक है। रिट्रीव कहां से किया जा रहा है, ठीक है। लेट्स से अगर एक स्टूडेंट की कोर्स ड्रॉप की एप्लीकेशन आती है, ठीक है। सो एप्लीकेशन ओरिजिनेट कहां से हुई, प्रोसेसिंग उस पर क्या हुई, कैसे एग्जीक्यूट किया गया उस एप्लीकेशन को, किसने उस पर डिसीजन लिया, अगर वो डिसीजन इसी प्रोसेस में कंप्लीट होना था तब क्या है, और अगर किसी और को आगे देना था, लेट्स से स्टूडेंट अफेयर्स उस एप्लीकेशन को सिर्फ जो है वो फाइल अप किया, डिसीजन के लिए जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भेज दिया।
अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस हेड ऑफ डिपार्टमेंट खुद उसको देख रहे हैं कि क्या इस स्टूडेंट के मिनिमम क्रेडिट आवर्स 12 से कम तो नहीं है, अगर 12 से कम हो गए तो ये कोर्स ड्रॉप नहीं कर सकता फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो वहां पे उसने फर्दर प्रोसेस की, फिर लेट से एक डिसीजन जब पहुंचता है, फिर वो जो स्टूडेंट की एप्लीकेशन थी वो कहीं पर टर्मिनेट हो रही है, ठीक है, स्टूडेंट की फाइल में लग रही है या जो है वो आपने स्टूडेंट्स रिकॉर्ड में उसको सेव कर दिया, ठीक है। सो प्रोसेस इनपुट कहां से हुई, क्या प्रोसेस हुई, क्या यहीं पर कोई डिसीजन हुआ, ठीक है, या किसी और प्रोसेस को दिया गया, और उसके बाद सिंक कहां पे हो रहा है। सो ये सारी डिटेल्स डाटा फ्लो डायग्राम के थ्रू ही पता चलती हैं, जिसको हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सो मेनली आज हम सिंबल्स को देखेंगे, मेन जो फीचर्स हैं उनको हम देखेंगे, और एक आध एग्जाम्पल को लेकर हम डाटा फ्लो डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। So yes, this is the very popular diagram which we have been seeing for the last few lectures, और इसमें हम देख सकते हैं कि हमने प्लानिंग पर 2 लेक्चर्स डिस्कस कर लिए, जिसमें हमारे पास था प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन, और दूसरा हमारे पास था इनिशिएशन एंड प्लानिंग। फिर हमारे पास एनालिसिस फेज है। एनालिसिस फेज में अगेन 2 लेक्चर्स हमने डेडिकेट किए हैं, एक रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन पर, और आज हम देखेंगे रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चरिंग पर। रिक्वायरमेंट आपने डिटरमिन कर ली है, अब रिक्वायरमेंट को स्ट्रक्चर करें, ठीक है, पता चल गया है कि क्या चीजें बनानी है, अब कैसे बनानी है, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा हम और लॉजिकली फ्लो उसका बनाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम डाटा फ्लो डायग्राम्स यूज करते हैं। इसको हम प्रोसेस मॉडलिंग भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम डाटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करना भी कहते हैं, ठीक है। सो आप क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, एक डायग्राम के थ्रू, एक फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज, प्रोसेसेस को, किन प्रोसेसेस को, जो कि डाटा को कैप्चर करने हैं, मैनिपुलेट करने हैं, स्टोर करने हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो आप ग्राफिकली उन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि उस इंफॉर्मेशन सिस्टम में या जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में डाटा से रिलेटेड कोई भी चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो कैप्चर है, इनपुट है, चाहे वो मैनिपुलेट है, प्रोसेसिंग है, चाहे वो स्टोर है, सिंक है, या चाहे वो डिस्ट्रीब्यूट है, किसी और प्रोसेस को दिया जा रहा है। सो ये आप देख रहे हैं। अब जाहिर है आप पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, पूरे सिस्टम में इंफॉर्मेशन एक जगह से इनिशिएट हुई है, ठीक है, कहीं वो दूसरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कहीं पे वो एग्जीक्यूट हो रही है, कहीं पे वो सिंक हो रही है। सो एक फिगर के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू आप इस प्रोसेस को मॉडल करते हैं, ठीक है, आप इस प्रोसेस को, इस तरीकेकार को मॉडल करते हैं, और जो डायग्राम्स हम यूज करते हैं उनको हम डाटा फ्लो डायग्राम्स कहते हैं। यूटिलाइज इंफॉर्मेशन गैदर्ड ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट्स डिटर्मिनेशन। ऑब्वियसली आपने वो इंफॉर्मेशन जो कि इससे पिछले स्टेप में रिक्वायरमेंट्स डिटर्मिनेशन में आपने गैदर की थी, उसको आप यूज करते हुए प्रोसेस की मॉडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रोसेस मॉडलिंग करने से पहले आपने रिक्वायरमेंट्स डिटर्मिनेशन करनी है। सो आप उस वक्त तक प्रोसेस मॉडलिंग नहीं कर सकते जब तक कि आपने रिक्वायरमेंट्स डिटर्मिन नहीं की हैं। सो एक्चुअली आपने सिर्फ प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट नहीं करना, बल्कि डाटा स्ट्रक्चर्स को भी आपने रिप्रेजेंट करना है। डाटा स्ट्रक्चर्स क्या है, यही डाटा स्ट्रक्चर यही शो किया जा रहा है कि डाटा कहां पे स्टोर हो रहा है, कहां पे टर्मिनेट हो रहा है, कहां पे वो फाइलिंग उसकी हो रही है, ठीक है, ये सारी चीजें आप प्रोसेस मॉडलिंग में करते हैं। इसके लिए प्रोसेस मॉडलिंग के लिए जो डिलीवरेबल है, जो आउटपुट है, वो उसकी डाटा फ्लो डायग्राम है, ठीक है, उसकी डाटा फ्लो डायग्राम है। अब डाटा फ्लो डायग्राम के कुछ लेवल्स हैं, कुछ इसका जो है वो फिजिकल सिस्टम और लॉजिकल सिस्टम को ये रिप्रेजेंट करता है। ओवरऑल आप ये समझेंगे कि डाटा फ्लो डायग्राम उस सिस्टम के स्कोप को शो करता है, उस सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट को शो करता है, ठीक है, उस सिस्टम के फ्लो या उस सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट को शो करता है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल आप ये ले सकते हैं कि जो अगर आप एक घर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, सो आपने आर्किटेक्ट को जो है वो अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, आर्किटेक्ट ने इंटरव्यू करते हुए या
खुद ज़मीन जहाँ पे आप घर बनाना चाह रहे हैं उसको खुद उसने ऑन साइट ऑब्जर्वेशन की, उसने साथ में और जो घर बने हुए हैं उनको देखा, उसने रास्ता वगैरह देखा, उसने ये देखा कि इस प्लॉट में जिसका घर बनाना चाह रहे हैं, जिसका मैप आप बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पे सूरज जो है वो किस तरफ से तुलू होता है, उसमें स्ट्रीट एंड जो है वो कौन सी साइड पर है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपके आर्किटेक्ट ने ऑन साइट ऑब्जर्वेशंस की, प्लस कुछ इंफॉर्मेशन आपने उसको इंटरव्यू करके बता दी। सो रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन हो गई। अब आर्किटेक्ट क्या कर रहा है, एक मैप सा बना रहा है, ठीक है, आपके घर का एक नक्शा बना रहा है जिसमें वो बता रहा है कि हाँ जी ये घर की एंट्रेंस है, यहां से जब आप दाखिल होंगे तो सामने एक कॉरिडोर है, कॉरिडोर के लेफ्ट साइड पर आपका ड्राइंग रूम होगा, राइट साइड पे जो है वो आप गाड़ी की पार्किंग कर सकते हैं, फिर आप मजीद एंटर हो, ठीक है। तो उसने पूरा एक फ्लो बता दिया, पूरा उसने एक प्रोसेस बता दिया कि ये घर जब बन जाएगा तो इसमें रहने वाले कैसे एंटर होंगे, कहाँ पे वो सोएंगे, कहाँ पे जो है वो गाड़ी खड़ी करेंगे, कहाँ पे गेस्ट जो है वो ठहरेंगे। सो ये सारी चीजें उसने एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दी। सो जो रिक्वायरमेंट्स उस आर्किटेक्ट ने डिटरमिन की थी उन्हीं को उसने एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। यहां पे भी हम यही बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जो रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन हो गई उनको हम एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये डायग्राम पूरे सिस्टम का स्कोप बता रही है। जिस तरह आपके घर का नक्शा पूरे घर का स्कोप बताता है, कितने कमरे हैं, कहां पे पार्किंग है, कहां पे गेस्ट ठहरेंगे, ठीक है, कहां पे सीढ़ियां हैं, कहां से जो है वो रोशनी आएगी, ये सारी चीजें आपने उस घर के मैप में बता दी। तो बिल्कुल डाटा फ्लो डायग्राम्स में भी आप पूरे सिस्टम का स्कोप, पूरे सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट बता देते हैं, कहां से किस सिस्टम की इंफॉर्मेशन आएगी, उस पर कौन लोग या किस किस्म के प्रोसेसेस क्या एग्जीक्यूशन करेंगे, क्या उसका डिसीजन होगा, ये सारी बातें। DFDs ऑफ करंट फिजिकल एंड लॉजिकल सिस्टम्स आर ड्रॉन, बनाई जाती हैं, कैप्चर की जाती हैं, जो कि आपके करंट सिस्टम को समझने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। अब DFDs इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि एनालिस्ट, ताकि इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपर वो ये देखे कि आप जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, वो करंटली कैसे काम कर रहा है, ठीक है। करंट पता चलेगा तो आप उसके बाद ही जो है वो उसको ऑटोमेट कर सकेंगे या उसका कंप्यूटराइज वर्जन आप बना सकेंगे। जब तक आपको यह नहीं पता कि करंटली कैसे चीजें चल रही हैं, ठीक है, तो आप उसकी प्रोसेस मॉडलिंग नहीं कर सकते, उसकी DFDs नहीं बना सकते। जब तक कि आपको यह नहीं पता कि प्लॉट का साइज कितना है, वो रेक्टेंगुलर शेप का है, वो स्क्वायर शेप का है, उसके साथ जो है वो लेफ्ट साइड पर कौन सी बिल्डिंग है, राइट साइड पर कौन सी बिल्डिंग है, वो क्या वो कॉर्नर प्लॉट है, जब तक ये डिटेल्स नहीं पता चलेंगी आर्किटेक्ट उस घर का मैप नहीं बना सकेगा। बिल्कुल इस तरह करंटली क्या सिस्टम है, ठीक है, करंटली क्या सिस्टम चल रहा है, कैसी चीजें प्रोसेस करती हैं, चाहे वो मैनुअल है, ठीक है, रजिस्टर्ड बेस है, या जो है वो कोई पुराना कंप्यूटराइज सिस्टम है, ठीक है, करंटली कैसे चीजें चल रही हैं। सो उनको बेहतर तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए, लॉजिकली रिप्रेजेंट करने के लिए DFDs को जो है वो यूज किया जाता है। DFDs यूजुअली किसी टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ठीक है। DFDs कभी भी ये शो नहीं करेंगी कि जब आपका डाटा आएगा तो वो लेट्स से SQL सर्वर के डेटाबेस यूज होगा, या जो है वो कोई और टेक्निकल डिटेल्स हैं जिसको आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई टेक्निकल डिटेल्स आप नहीं बताते, ठीक है, आप सिंपल प्लेन वर्ड्स में बताते हैं कि यहां से डाटा इनिशिएट हुआ, यहां से रिक्वेस्ट आई, इस प्रोसेस ने उसको एग्जीक्यूट किया, यहां पे वो सिंक हो गया या यहां पे वो डेटाबेस में स्टोर हो गया। अब आपने ये वर्ड यूज नहीं किया कि वो ऑरेकल की डेटाबेस है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है या SQL सर्वर है, कोई ऐसी टेक्निकल टर्म्स आप यूज नहीं करते। टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट। इसी तरह अगर कोई आप फॉर्म डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्म किस टूल में यूज होगा, कैसे आप उसको डेवलप करेंगे, ये डिटेल्स आप नहीं बताते। सो टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट है। यूजुअली डाटा फ्लो डायग्राम्स आपकी DFDs आपकी डाटा फ्लो शो करनी है, स्ट्रक्चर शो करनी है और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द न्यू सिस्टम शो करनी है। तो मतलब आपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को देखा, डिटरमिन किया, एनालाइज किया, उसकी बेस पर आपने डाटा फ्लो डायग्राम्स बनाई जो कि डाटा कैसे फ्लो कर रहा है। यहां से डाटा जो है वो अब यहां पे फ्लो हुआ, यहां से जो है वो यहां पे फ्लो हुआ, यहां पे डाटा टर्मिनेट हो रहा है, सिंक हो रहा है, डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, ठीक है, कहां पे डाटा के साथ और चीजें ऐड हो रही हैं। तो ये सारी चीजें आप बताते हैं।
और इसके अलावा थोरो डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच डीएफडी कंपोनेंट, ठीक है, थोड़ी सी डिटेल डिस्क्रिप्शन आप देते हैं हर प्रोसेस की, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट है लेकिन डिटेल आप देते हैं। ये जो थोरो का मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ये लेवल 1 और लेवल N इन डिटेल्स में, इन फर्दर लेवल्स में ये डिटेल्स, ये थोरो डिस्क्रिप्शन फर्दर लेवल्स में आती हैं। यूजुअली लेवल 0 जो है वो ब्रॉडली चीजों को बता रहा है, फिर लेवल 1 थोड़ा सा और डिटेल्स हैं, फिर लेवल N मतलब लेवल 2 में जाएं, ठीक है, मजीद डिटेल्स हैं, और इसी तरह आप उस वक्त तक उसको डीकम्पोज करते रहते हैं जब तक कि आपको नए सिस्टम का लॉजिकल कंप्लीट आपको उसका लॉजिकल लेआउट पता नहीं चल जाता। सो आइए बात करते हैं डीएफडीज की, डाटा फ्लो डायग्राम्स। सो दिस इज अ पिक्चर, ठीक है, ऑफ द मूवमेंट ऑफ डाटा, ठीक है, जैसा मैंने पहले भी बात की, डाटा कैसे मूव कर रहा है, डाटा कैसे फ्लो कर रहा है, कहां पे डाटा ने फ्लो करना है, एक्सटर्नल एंटिटीज एंड द प्रोसेसेस एंड डाटा स्टोर्स विद इन अ सिस्टम। सो बाहर से कहां से इनिशिएट हुआ, ठीक है, कैसे उसको प्रोसेस किया गया और कहां पे वो स्टोर हुआ, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर कोर्स ड्रॉप की एप्लीकेशन दे रहा है तो एक्सटर्नल एंटिटी स्टूडेंट है और एक्सटर्नल एंटिटी उस स्टूडेंट की एप्लीकेशन है, ठीक है। सो ये एक्सटर्नल एंटिटी है। यहां पे कहां पे ये प्रोसेस हुआ, सबसे पहले स्टूडेंट अफेयर्स ने उसको जो है वो रिसीव किया, ठीक है, फिर ये देखा कि ये स्टूडेंट किस कोर्स या किस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है, ठीक है, फिर उसमें कोई प्रोसेसिंग हुई, फिर उस पर कुछ एग्जीक्यूशन हुई, उस पर फिर कुछ डिसीजन हुआ, फिर ये एप्लीकेशन क्या की जाती है, इसको कहां पे सेव किया जाता है, लेट्स से स्टूडेंट की फाइल में जो है वो उसको लगा दिया जाता है। सो इस डीएफडी ने पिक्चर ऑफ द मूवमेंट ऑफ डाटा को शो किया, डाटा कैसे मूव कर रहा है। याद रखें डीएफडी जो है वो फ्लो चार्ट से डिफरेंट है, ठीक है, फ्लो चार्ट से डिफरेंट है। फ्लो चार्ट जो है वो फिजिकल सिस्टम को शो कर रहा है, ठीक है, जबकि डीएफडी जो है वो लॉजिकल डाटा फ्लो को शो कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी है। फ्लो चार्ट्स में स्लाइटली टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस आ जाती है, ठीक है, या फिजिकल सिस्टम की क्या डिटेल्स हैं वो थोड़ी सी आ जाते हैं, कौन सा हार्डवेयर आपने यूज किया है, ठीक है, ये डिटेल्स भी फ्लो चार्ट में फॉर एग्जांपल आ सकती हैं, जबकि डीएफडीज में लॉजिकल फ्लो ऑफ द डाटा शो हो रहा है और इंडिपेंडेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड डीएफडी डायग्राम। अब डीएफडी के कुछ सिंबल्स हैं जिनको यूज किया जाता है, ये 4 सिंबल्स हम यूज करेंगे। सो मेक श्योर कि आप ये सिंबल्स जो हैं वो अच्छे तरीके से जहन में रख लें, क्योंकि इन्हीं सिंबल्स को यूज करते हुए हम अगली डायग्राम्स जो है उनको हम मजीद डिटेल में देख रहे हैं। यूजुअली आपके सिंबल्स जो है, ये वाला जो सेट ऑफ सिंबल्स है जिसमें ये ग्रीन शेड आपको नजर आ रहा है, ये 2 ऑथर्स हैं, गेन और सार्सन। ये सिंबल्स गेन और सार्सन यूज करते हैं, जबकि ये वाले सिंबल्स जो है वो डिमार्को और यॉर्डन ने जो है रिप्रेजेंट किए हैं। इनमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यूजुअली एक प्रोसेस यहाँ पे ओवल शेप से है, यहाँ पे सेमी स्क्वायर शेप से है और स्लाइटली ऊपर ग्रीन एक फर्दर बॉक्स बना हुआ है, ये इसको नेम करने के लिए है। डाटा स्टोर यहाँ पे एक रेक्टेंगल की सूरत में भी है, रेक्टेंगल की सूरत में है, यहाँ पे भी डाटा स्टोर जो है वो एक रेक्टेंगल की सूरत में है, ठीक है, और स्लाइटली यहाँ पे ग्रीन बॉक्स जो है वो शो किया गया है। सोर्स और सिंक मतलब डाटा कहां से इनिशिएट हुआ है और कहां पे टर्मिनेट हो रहा है, यहां पे भी एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट हो रहा है, यहां पे भी एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट हो रहा है, और डाटा का फ्लो एक लेबल्ड एरो से शो हो रहा है या डायरेक्शन वाले एरो से शो हो रहा है, यहां पे भी डायरेक्टेड एरो से शो हो रहा है। सो मतलब इसमें मेनली 3 सिंबल्स बिल्कुल एक जैसे हैं, स्लाइटली डिफरेंस है थर्ड सिंबल में, और ये प्रोसेस का सिंबल जो है वो डिस्टिंग्विश है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये ओवल या सर्कल है और ये सॉर्ट ऑफ स्क्वायर है। हम गेन और सार्सन के सिंबल्स को यूज करते हुए आगे डीएफडीज की प्रैक्टिस करेंगे। सो आपने इन सिंबल्स को जहन में रखना है। सो प्रोसेस क्या एग्जीक्यूशन हो रही है, क्या डिसीजन हो रहा है, कौन उस पर क्या काम परफॉर्म कर रहा है, एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है, ये प्रोसेस में रिप्रेजेंट होगा। डाटा कहां पे स्टोर हो रहा है, किसी डेटाबेस में जा रहा है, किसी रिपोर्ट की सूरत में जा रहा है, कहीं और पे उसकी कोई स्टोरेज है, सो वो आप इस रेक्टेंगल से शो करेंगे। सिंपल जो एक स्क्वायर है, इसको या वहां से इनिशिएट हो रहा है या वहां पे सिंक हो रहा है। लेट्स से स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन कोर्स ड्रॉप की एप्लीकेशन लिख रहा है, या कोई रेस्टोरेंट है जो कि फूड
के ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करता है, कस्टमर के ऑर्डर्स को वो रिसीव करता है। अब रेस्टोरेंट में कस्टमर के ऑर्डर को रिसीव करना, ठीक है, सो सोर्स क्या है? कस्टमर। सो कस्टमर यहां से रिप्रेजेंट होगा, इस स्क्वायर से रिप्रेजेंट होगा। सो सोर्स भी या सिंक भी, सिंक कहते हैं टर्मिनेट को, ये प्रोसेस कहां पे खत्म हो रहा है, सो ये स्क्वायर से रिप्रेजेंट होगा। डाटा फ्लो जो है वो इस एरो से शो होगा, ठीक है। फ्लो का मतलब यही है कि इस प्रोसेस से डाटा स्टोर में आया है या इस प्रोसेस से वो सिंक पे हो रहा है। सो आप एरोस को यूज करते हुए ये रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये 4 सिंबल्स हैं जिनको हम यूज करेंगे प्रोसेसेस के लिए। ये सिंबल डाटा स्टोर के लिए ये एक रेक्टेंगल, सोर्स सिंक के लिए ये प्लेन स्क्वायर सॉर्ट ऑफ सिंबल है, और डाटा फ्लो के लिए ये एरोस। सो प्रोसेसेस क्या हैं? वर्क और एक्शंस परफॉर्म्ड ऑन डाटा, ठीक है। एक सिस्टम के अंदर जो भी आप डाटा पर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे उसको आप डिसीजन ले रहे हैं, चाहे उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चाहे आप उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम प्रोसेस कहते हैं। डाटा स्टोर क्या कहते हैं? डाटा एट रेस्ट, ठीक है। डाटा कहां पे स्टोर हो गया, डाटा कहां पे सेव हो गया, आपने डाटा स्टोर को रिप्रेजेंट कर दिया। सोर्स और सिंक क्या है? एक्सटर्नल एंटिटी दैट इज ओरिजिन और डेस्टिनेशन ऑफ द डाटा। डाटा कहां से ओरिजिनेट हुआ है या कहां पे वो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। और वो जो है सोर्स और सिंक एक्सटर्नल होंगे, ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब ये है, अब जिस ना मैंने एग्जांपल दे रहा हूं कि स्टूडेंट कोर्स ड्रॉप की एप्लीकेशन देता है। सो कोर्स ड्रॉप की एप्लीकेशन, स्टूडेंट एक एक्सटर्नल एंटिटी है, ठीक है। ये सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करेगा, ये प्रोसेस में आएगा, ठीक है। सो एक्सटर्नली है। सो आउटसाइड द सिस्टम हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया एक्सटर्नल एंटिटी। और डाटा फ्लो एरोस डिपिक्टिंग मूवमेंट ऑफ डाटा, किसी प्रोसेस से सिंक पर जा रहा है, किसी डाटा स्टोर से सिंक पर जा रहा है, ठीक है, किसी एक प्रोसेस से किसी दूसरे प्रोसेस पर जा रहा है। सो ये डाटा फ्लो को हम एरोस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फिर देख लीजिए प्रोसेसेस क्या है? वर्क्स और एक्शन परफॉर्म्ड ऑन डाटा। डाटा स्टोर क्या है? डाटा स्टोर आपका डाटा एट रेस्ट है, जहां पे इनसाइड द सिस्टम डाटा सेव हो गया, स्टॉप हो गया। सोर्स और सिंक क्या है? जिनको हम सोर्स और सिंक स्क्वायर से शो कर रहे हैं, जहां से डाटा ओरिजिनेट हुआ, और ये फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दीज वर द डिटेल्स। नाउ लेट अस हैव सम रूल्स फॉर डाटा फ्लो डायग्राम्स, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको यूज करते हुए हम आगे डाटा फ्लो डायग्राम्स बनाएंगे। रूल नंबर 1 ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी प्रोसेस की कोई इनपुट ना हो और उसकी आउटपुट्स हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी प्रोसेस की कोई इनपुट ना हो और आउटपुट्स हो। यहां पे आप देख रहे हैं कि इस प्रोसेस की कोई इनपुट नहीं है लेकिन 2 आउटपुट्स हैं, ये रॉन्ग है। सो प्रोसेस की जरूर इनपुट होगी और उसकी कोई आउटपुट होगी। यह नहीं हो सकता कि प्रोसेस की इनपुट्स हैं और आउटपुट नहीं है। यहां पे इनपुट नहीं थी और आउटपुट थी, यहां पे इनपुट है और आउटपुट नहीं है। सो यह भी नहीं हो सकता कि डाटा की किसी प्रोसेस की आउटपुट ना हो और उसकी इनपुट्स हैं। सो देयर मस्ट बी सम इनपुट्स एंड सम आउटपुट्स। वो एक इनपुट के अगेंस्ट 2 आउटपुट्स भी हो सकती हैं, वो 2 इनपुट्स के अगेंस्ट 1 आउटपुट भी हो सकती है। बट रूल ये है कि इनपुट भी जरूर होगी और उसकी आउटपुट भी जरूर होगी प्रोसेस में, ठीक है, प्रोसेस में। हाँ, अगर सिंक करना है, ठीक है, तो इनपुट हुई सिंक, बस उसके बाद कोई आउटपुट नहीं है, वो डाटा वहां पे सेव हो गया। लेकिन प्रोसेस के लिए जरूरी है क्योंकि इसने कुछ डिसीजन लेना है, इसने कुछ प्रोसेसिंग करनी है, इसने कुछ एग्जीक्यूशन करनी है। सो इसको किस किस्म का डाटा मिला, इस प्रोसेस ने उस पर क्या एग्जीक्यूशन किया, क्या डिसीजन लिया, और फिर क्या आउटपुट प्रोड्यूस किया, ठीक है। सो ये प्रोसेस से रिलेटेड कुछ डिटेल्स थी। सो प्रोसेस लेबल्स शुड बी वर्ब फ्रेजेस, ठीक है। प्रोसेस में आप क्या कहते हैं, जैसे बताते हैं एग्जीक्यूशन कह दिया आपने डिसीजन मेकिंग कह लिया, आपने रिजेक्शन कह दिया, ठीक है। सो आपने वर्ब जो है वो यूज किए हैं। सो कहने का मतलब ये है कि नो प्रोसेस कैन हैव ओनली आउटपुट्स और ओनली इनपुट्स, ऐसा नहीं हो सकता। तो इनपुट भी जरूर होंगी और आउटपुट भी जरूर होंगी। दैट वाज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 वो डाटा स्टोर के साथ है। ऑल फ्लोज टू एंड फ्रॉम अ डाटा स्टोर मस्ट मूव थ्रू अ प्रोसेस, ठीक है। अगर आप डाटा को सेव कर रहे हैं, डाटा को स्टोर कर रहे हैं, सो ऐसा नहीं हो सकता कि डाटा कहीं से आपने उठाया और कहीं दूसरे कहीं भी आपने स्टोर कर दिया, ठीक है।
अगर डाटा सिंक की तरफ आप जा रहे हैं, डाटा स्टोर की तरफ आप जा रहे हैं, नॉट सिंक, डाटा स्टोर की तरफ आप जा रहे हैं, सो बीच में कोई प्रोसेस जरूर होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि एक डाटा स्टोर से आप दूसरे डाटा स्टोर में चले गए, एक सिंक से या एक ओरिजिन से डायरेक्ट आप स्टोर में चले गए, मतलब यहां से डाटा ओरिजिनेट हुआ और यहां पे वो सिंक में चला गया, ऐसे नहीं हो सकता। या डाटा स्टोर से जो है वो डाटा निकला और जो है वो किसी सिंक में चला गया या जो है वो टर्मिनेट हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कि प्रोसेस जरूर इन्वॉल्व होगा, प्रोसेस जरूर इन्वॉल्व होगा, चाहे वो एक डाटा स्टोर से दूसरे स्टोर में डाटा जा रहे हो, प्रोसेस जरूर इन्वॉल्व है, चाहे वो आपके सिंक से जो है वो किसी डाटा स्टोर में जा रहा हो तब भी प्रोसेस इन्वॉल्व है, और चाहे वो किसी अगर आप डाटा रिट्रीव कर रहे हैं, डाटा सेट से आपने रिट्रीवल किया, कोई प्रोसेसिंग की और वो सिंक में जा रहा है या टर्मिनेशन में जा रहा है, ठीक है। सो प्रोसेस जरूर इन्वॉल्व है। सो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप डाटा स्टोर की बात कर रहे हैं, सो देयर विल बी सम प्रोसेस बिफोर और आफ्टर इन्वॉल्व। सो डाटा स्टोर की हम बात करें, सो अ प्रोसेस, इसकी बात करें तो इसके बाद एक प्रोसेस इन्वॉल्व है, इसकी बात करें तो इससे पहले एक प्रोसेस इन्वॉल्व है, इस केस की बात करें तो इस डाटा स्टोर से पहले एक प्रोसेस इन्वॉल्व है, इसकी बात करें सो इसके बाद में एक प्रोसेस इन्वॉल्व है। सो प्रोसेस मस्ट बी इन्वॉल्व बिफोर और आफ्टर अ डाटा स्टोर। सो दैट वाज रूल नंबर 2। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रूल नंबर 3। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, नो डाटा मूव्स डायरेक्टली बिटवीन एक्सटर्नल एंटिटीज विदाउट गोइंग थ्रू अ प्रोसेस। अभी एक्सटर्नल एंटिटीज है, ऐसा नहीं हुआ कि डाटा ओरिजिनेट हुआ और डिस्प्ले हो गया या डाटा ओरिजिनेट हुआ और टर्मिनेट हो गया, ये सोर्स था और ये जो है वो सिंक था। सो ऐसा नहीं होगा, मतलब सोर्स और सिंक के दरमियान भी कोई प्रोसेस होगा, चाहे उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, लेकिन data cannot move directly between one external entity to another external entity. So there must be some process involved. So interactions between external entities, let's say कि ये एक external entity है और ये एक external entity है, so the interaction between these entities can only be accomplished if there is a process involved. ठीक है, if there is a process involved, so there will be a process. That was another rule, and we have got one more rule, and that is data flow. ठीक है, डाटा फ्लो कैसे कर रहा है, ठीक है। सो यहां पे हम देख रहे हैं कि बाई डायरेक्शनल फ्लो बिटवीन प्रोसेस एंड डाटा स्टोर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 सेपरेट एरोज। मतलब ये भी हो सकता है कि किसी प्रोसेस से डाटा स्टोर में डाटा जा रहा हो और किसी डाटा स्टोर से किसी प्रोसेस में डाटा जा रहा हो, लेकिन इसको आप एक एरो से शो नहीं करेंगे, दैट वुड बी अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये है कि इस प्रोसेस से डाटा स्टोर में जा रहा है और ये एरो शो कर रहा है कि यहां से डाटा जो है वो प्रोसेस में आ रहा है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि फोर्क डाटा फ्लो मस्ट रेफर टू एग्जैक्ट सेम डाटा आइटम, नॉट डिफरेंट डाटा आइटम फ्रॉम अ कॉमन लोकेशन टू मल्टीपल डेस्टिनेशन। ये कॉमन लोकेशन है, ठीक है, ये मल्टीपल डेस्टिनेशन है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही डाटा, मतलब ये नहीं होगा कि डिफरेंट डाटा जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है, यहां से डाटा ए जो है वो ओरिजिनेट हुआ और इस प्रोसेस में गया, और यहां से डाटा बी ओरिजिनेट हुआ और इस प्रोसेस में गया, ऐसा नहीं होगा। सो ये रॉन्ग है। ये हो सकता है कि डाटा ए जो है वो ओरिजिनेट हुआ, वो इस प्रोसेस में भी गया और इस प्रोसेस में भी गया, मतलब ये प्रोसेस ए था, ये प्रोसेस बी था और ये प्रोसेस सी था, डाटा ए ही है। सो डाटा ने अगर जाना है इस प्रोसेस से इस प्रोसेस, तो सेम डाटा जो है वो बी में भी जाएगा और सेम डाटा सी में भी जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि डाटा जो है वो सेम है, यहां पे प्रोसेस बी में जो है वो डाटा ए जा रहा है और प्रोसेस सी में जो है वो डाटा बी जा रहा है। सो सेम डाटा का होना ये भी बड़ा जरूरी है। सो ये रूल हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक और रूल है, एंड दैट इज जॉइंट डाटा फ्लो। ठीक है, जॉइंट डाटा फ्लो की अगर हम बात कर रहे हैं, सो दैट वुड बी अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि जॉइंट डाटा फ्लो मस्ट रेफर टू एग्जैक्ट सेम डाटा आइटम, नॉट डिफरेंट डाटा आइटम्स। अब दो प्रोसेस का डाटा कंबाइन होकर इस प्रोसेस में टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन ये डिफरेंट डाटा टर्मिनेट नहीं होगा, डिफरेंट डाटा इसको एज एन इनपुट नहीं मिल रहा, सेम डाटा के तौर पर इनपुट मिले, फिर ठीक है। अब यहां पे ये क्यों करेक्ट है? ये इसलिए करेक्ट है कि सेम डाटा है, ये भी डाटा ए है, ये भी डाटा है, इसकी आउटपुट डाटा ए थी, इसकी आउटपुट डाटा ए थी, इन दोनों की आउटपुट
इसके लिए एज एन इनपुट है, ठीक है। सो दो मुख्तलिफ आउटपुट्स को ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए सेम डाटा का होना जरूरी है। यहां पे ये इसलिए रॉन्ग है कि ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दोनों यहां पर आ रहे हैं। सो अभी तक हम सिर्फ कुछ रूल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने एग्जैक्ट किसी केस सिनेरियो का भी नहीं लिया। केस सिनेरियो को हम अगली चंद स्लाइड में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कि कैसे चीजें जो है वो काम करती है। लेकिन टाइम बीइंग आप इन सिंबल्स को और इन रूल्स को समझें, तो आगे डीएफडीज बनाने में हमें ज्यादा आसानी होगी। अब अगर हम इस केस में देखें, सो अगर हम लूप की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर डाटा फ्लो कैन नॉट गो डायरेक्टली फ्रॉम अ प्रोसेस टू इटसेल्फ, ये डाटा फ्लो है, ठीक है, इसने ओरिजिनेट हुआ और वापस जो है वो इटसेल्फ टर्मिनेट हो गया, ये रिप्रेजेंट करना, ऐसे यूज करना ये रॉन्ग है। सो डाटा को अगर यहीं से ही कहीं पे प्रोसेस होना है, ठीक है, तो घूम कर ये यहीं पर ही आ सकते हैं, बट आप देख सकते हैं कि बीच में कोई और प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, इंटरवीनिंग प्रोसेसेस जो है वो इन्वॉल्व होंगे, कोई और प्रोसेस जरूर आएगा, ठीक है। ए से डाटा बी पर गया, बी से जो है वो फिर सी पर आया, सी से वापस ए पर आया, ये तो ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ए से डाटा निकला और ए में ही चला गया। सो आपने बीच में कोई इंटरवीनिंग प्रोसेस को जरूर शो करना है, इंटरवीनिंग प्रोसेस उसमें जरूर शामिल होगा। अच्छा जी, आइए अब मजीद बात करते हैं। डाटा फ्लो फ्रॉम अ प्रोसेस टू अ डाटा स्टोर मींस अपडेट, ठीक है। किसी डाटा फ्लो से किसी प्रोसेस में अगर जा रहा है, सो हम या इंसर्ट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो ये एक रूल है, इसको जहन में रख लें कि डाटा फ्लो से, डाटा फ्लो का सिंबल जो है वो जरूर में जहन में ले आए। सो डाटा फ्लो से अगर प्रोसेस में जा रहा है, सो इसका मतलब यह है कि आप या इंसर्ट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। डाटा फ्लो से अगर डाटा स्टोर में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप रिट्रीव या रीयूज कर रहे हैं, उसको कॉल करने हैं, ठीक है। और एक और रूल यह है कि डाटा फ्लो लेबल्स शुड बी नाउन फ्रेजेस। अच्छा, इसके बाद है फंक्शनल डिकम्पोजिशन। ये कुछ हमने रूल्स की बात करनी, जैसा मैंने पहले भी बात की कि आप स्कोप ऑफ द सिस्टम, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिस्टम, ये आप डीएफडी डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लेवल 0 की डीएफडी भी कहते हैं। लेवल 0 की डीएफडी ब्रॉडली सिस्टम को, ओवरऑल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन अगर आपको मजीद फंक्शनैलिटी शो करनी है, तो आप लेवल 0 की डीएफडी को डिकम्पोज करते हैं, स्मॉलर पार्ट्स में जो है वो आप डिवाइड करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसा ओवरऑल आपने घर का मैप बना दिया, ठीक है, जिसमें आपने ब्रॉडली बता दिया कि ये कमरा है, ये दूसरा कमरा है, ये एंट्रेंस है, ये पार्किंग है। सो दैट वाज लेवल 0 मैप। लेवल 1 में क्या है कि फिर आप किसी एक रूम का नक्शा बताते हैं, ठीक है, कि ये रूम है, इस रूम में जो है वो आपने लेट्स से रूम की एंट्रेंस जो है वो यहां से है, रूम की विंडो जो है वो इस वॉल पर है, रूम के साथ जो अटैच स्टोर है वो इधर से है, ठीक है, या आपने कोई रूम में अंगीठी रखी है तो वो इस वॉल के साथ अटैच है। सो आपने लेवल 1 में रूम की डिटेल बता दी, ठीक है, कि इस रूम में एग्जैक्टली क्या होगा। लेवल 0 पे पूरे घर का ओवरऑल नक्शा था। लेवल 1 में आपने फंक्शनली डिकम्पोज किया और आपने क्या किया कि उस रूम का क्या मैप होगा वो आपने बता दिया। दूसरे रूम का मैप मे बी इससे डिफरेंट हो, तीसरे रूम का मैप मे बी इससे डिफरेंट हो, ठीक है। सो फंक्शनली डिकम्पोज किया जाता है। बिल्कुल डीएफडीज में भी इसी तरह कि लेवल 0 पर आपने ब्रॉडली जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे काम करे उसको रिप्रेजेंट किया। फंक्शनली जब डिकम्पोज करेंगे, सो उसके डिटेल्स में आप जा रहे हैं। सो फंक्शनल डिकम्पोजिशन है क्या? एन इटरेटिव प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ सिस्टम डिस्क्रिप्शन डाउन इनटू फाइनर एंड फाइनर डिटेल, ठीक है, मजीद डिटेल्स में आप आ रहे हैं। लेवल 0 जर्नल है, ब्रॉड है। लेवल 1 और डिटेल्स हैं। लेवल 2 मजीद डिटेल्स हैं। लेवल 3 फाइनर एंड फाइनर डिटेल्स हैं। सो हाई लेवल प्रोसेसेस डिस्क्राइब्स इन टर्म्स ऑफ लोअर लेवल सब प्रोसेसेस। लेवल 0 पर हाई लेवल प्रोसेस थे, हाई लेवल डिजाइन था। लेवल 1 पर आप आए, मजीद डिटेल्स आ गई, मजीद सब प्रोसेसेस आपने शो किए। सो डीएफडीज जो है वो आप हर लेवल के लिए बनाते हैं। लेवल 0 के लिए भी, लेवल 1 के लिए भी, लेवल 2 के लिए भी, लेवल n के लिए भी। तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल डिकम्पोजिशन। सो डीएफडीज की अगर बात करें, सो लेवल 0 पर या कॉन्टेक्स्ट डीएफडी पर ओवरव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, पूरे सिस्टम का हम बता देते हैं। लेवल 0 पर जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम्स मेजर प्रोसेसेस एट हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। मेजरली क्या काम हो रहा है, हाई लेवल जो है वो आपने
बता दिया। हाई लेवल का मतलब यह है कि आप ऊपर से देख रहे हैं, हाई लेवल पर रहकर चीजों को देख रहे हैं, सो इसलिए हम इसको हाई लेवल कहते हैं। लो लेवल पर आए सो मजीद हमने डिकम्पोज किया, मतलब जैसे हम लेवल 0 से लेवल 1 पर आए, सो यहां पे जो हमने डिकम्पोजिशन की है, लेवल 0 को जो हमने फर्दर ब्रेक डाउन किया है, सो हमारे पास लेवल 1 की डिटेल्स आई हैं। सो रिजल्ट्स फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ लेवल 0 डायग्राम। और इसी तरह हमारे पास लेवल एन डीएफडी क्या है कि लेवल 1 के बाद लेवल 2 है, लेवल 2 के बाद लेवल 3 है, ठीक है। सो अगर लेट से आप मजीद लेवल 2 और लेवल 3 में जाते हैं, सो 2, 3, 4 को हम सिंपली एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सो लेवल एन, ठीक है। और n-1 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप यहां पे लेवल 3 की बात कर रहे हैं, सो आप ऑलरेडी लेवल 1 को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, सो 3-1 आप 2 को शो करने की बात करेंगे। सो दैट आर दी लेवल्स ऑफ डीएफडीज। मेनली आपके 4 लेवल्स हैं। कॉन्टेक्स्ट लेवल, ओवरऑल सिस्टम रिप्रेजेंट हो गया। लेवल 0 जिसमें आपकी मेजर प्रोसेसेस जो है वो हाई लेवल पर आप देख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर आप देख रहे हैं। लेवल 1 जो कि थर्ड लेवल है, इसको आपने लेवल 0 को फंक्शनली डिकम्पोज किया। और इसी तरह लेवल n, फोर्थ लेवल, जिसमें आपने मजीद लेवल 1 की डायग्राम को और आपने डिकम्पोज किया अगर उसकी जरूरत है तो। Now this is an example of a context diagram. Let us now consider a diagram, a case scenario, how to use DFDs or how to create DFDs. हम एक फूड ऑर्डरिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसका नाम कोई भी हो सकता है। लेट से वो कोई बर्गर फूड रेस्टोरेंट है या जो है वो कोई भी ऑर्डरिंग सिस्टम है, फूड ऑर्डरिंग सिस्टम है, कोई रेस्टोरेंट है, हम उसकी बात कर रहे हैं, जो कि कस्टमर से ऑर्डर लेता है, ठीक है, और उसको प्रोसेस करता है, ठीक है, और उसके बाद जो है पेमेंट उनसे लेता है। ऑर्डर लेने के बाद डिटेल्स किचन में जाती हैं, किचन वाले उसको एग्जीक्यूट करते हैं और मैनेजर जो है वो देख सकता है कि क्या रिपोर्ट्स हैं। सो इस रेस्टोरेंट के लिए, इस बिजनेस के लिए हमने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है। इसके लिए हम डीएफडी डायग्राम बनाएंगे। सो सबसे पहले हम बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, ठीक है, जो कि ओवरऑल सिस्टम का एक एब्स्ट्रैक्ट शो कर रही है। अब अगर इस फूड ऑर्डरिंग सिस्टम की हम बात करें, जिसको हम हुजियर बर्गर कह रहे हैं, नाम है, बर्गर फूड ऑर्डरिंग सिस्टम है, इसकी अगर हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम की बात करें, सो इसमें मेनली इनपुट क्या है, मेनली कौन आपको एक्सटर्नल एंटिटी क्या है, कौन सिस्टम को यूज करेगा, कौन डाटा को इनिशिएट करेगा, ओरिजिनेट करेगा, वो है आपका कस्टमर, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि यहां पे ये जो स्क्वायर सिंबल है, ठीक है, ये स्क्वायर सिंबल एक एक्सटर्नल एंटिटी के तौर पर जो है वो हम शो कर रहे हैं, ठीक है। सो ये एक्सटर्नल एंटिटी कस्टमर हो गई, ये प्रोसेस हो गया, फूड ऑर्डरिंग सिस्टम है, ये भी एक एक्सटर्नल एंटिटी है रेस्टोरेंट मैनेजर, और ये भी एक एक्सटर्नल एंटिटी है किचन। सो ओवरऑल अगर आप कॉन्टेक्स्ट को देखना चाहें तो कस्टमर जो है वो फूड ऑर्डरिंग सिस्टम में ऑर्डर प्लेस करता है। ये फूड ऑर्डरिंग सिस्टम 3 आउटपुट्स प्रोड्यूस करता है। इसको एक इनपुट मिली कि इसको कस्टमर ऑर्डर मिला, ठीक है, यहां पे इसने 3 किस्म की इसने प्रोसेसिंग की और 3 किस्म की आउटपुट्स इसने की। एक तो ये कि कस्टमर का ऑर्डर रिसीव करने के बाद कस्टमर को रसीद दे देता है। दूसरा ये कि ये आउटपुट देता है फूड ऑर्डरिंग सिस्टम को। सो जो कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, इसने उसको प्रोसेस किया और किचन को ऑर्डर दे दिया, क्योंकि किचन वाले जो है उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करेंगे, पैकिंग करेंगे, जो भी उसने मांगा है, जो भी उसने बर्गर रिक्वेस्ट किया, उसको जो है वो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे। और तीसरी आउटपुट जाती है रिपोर्ट्स की सूरत में रेस्टोरेंट के मैनेजर के लिए, कि लेट से वो देखना चाहता है कि आज कितने ऑर्डर्स आए, कितनी जो है वो सेल्स हुई। सो रिपोर्ट्स की सूरत में यहां पे जा रहा है, ठीक है। सो हमने यहां पर एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया है। डाटा स्टोर हमने यहां पे कोई शो नहीं किया, ठीक है, कि कहां पे डाटा स्टोर हो रहा है। मतलब ब्रॉडली हमने सिस्टम को देखा, कस्टमर है वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर देने के बाद कस्टमर्स को रसीद मिल जाती है, किचन में वो ऑर्डर फॉरवर्ड हो जाता है और मैनेजर जो है वो रिपोर्ट्स देख सकता है। सो ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है। इससे हमें सिस्टम का स्कोप पता चल गया। इससे हमें ये पता चल गया कि अच्छा यहां पे मेनली कस्टमर्स हैं, मेनली यहां पे जो है वो रेस्टोरेंट का मैनेजर है और उस पर प्रोसेसिंग हो रही है। अब इस लेबल्ड एरो से क्या डाटा का फ्लो शो हो रहा है कि यहां से कोई रिक्वेस्ट आई, यहां से डाटा आया,
वो यहां पे प्रोसेस हो रहा है, फ्लो है। यहां पे डाटा प्रोसेस होने के बाद फिर यहां पे डाटा जो है वो फ्लो कर रहा है। सो ये कॉन्टेक्स्ट लेवल की डायग्राम है, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है जिसमें हमने ओवरऑल इस सिस्टम की बाउंड्री को देखा, इसमें हमने सिस्टम की एक्सटर्नल एंटिटीज को देखा और मेजरली जो इंफॉर्मेशन बिटवीन दीज एंटिटीज फ्लो कर रही है वो हमने देखा। सो इस एंटिटी और इस एंटिटी के दरमियान रिपोर्ट्स फ्लो कर रही हैं। ऑब्वियसली इस लेबल्ड एरो पे हमने लिखा है मैनेजमेंट रिपोर्ट्स। सो सिर्फ रेस्टोरेंट मैनेजर जो है वो रिपोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, किचन वाला स्टाफ वो रिपोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है। इसी तरह जो है वो आप रिपोर्ट्स कस्टमर को नहीं दे रहे क्योंकि कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है। कस्टमर किस में इंटरेस्टेड है कि मैंने जो ऑर्डर प्लेस किया उसकी मुझे रसीद मिल जाए और मुझे एक्चुअल ऑर्डर जो बर्गर का मैंने प्लेस किया वो मुझे बर्गर मिल जाए। ठीक है, सो यहां से डाटा जो है वो ऑरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, यहां पे उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग के बाद एक इनपुट है और कई आउटपुट्स हैं। ठीक है, इसको रसीद भी मिल गई, इसको जो है वो रेस्टोरेंट के मैनेजर को रिपोर्ट्स भी मिल गई और जो है वो फूड ऑर्डर भी प्लेस कर दिया गया। सो हमने इस कॉन्टेक्स्ट डायग्राम से ओवरऑल सिस्टम जो है वो हमें समझने में आसानी हो गई। सो दैट वाज कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। नाउ लेट अस प्रोसीड टू दी लेवल 0 डायग्राम, लेवल 0 DFD विच इज स्लाइटली मोर इन डिटेल्स। ठीक है, सो उसी बर्गर फूड ऑर्डरिंग सिस्टम के लिए अब हम लेवल 0 डायग्राम की हम बात कर रहे हैं। अब अगर आप टॉप तक देखें तो वही काम है, कस्टमर है वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है, उसका ऑर्डर जो है वो ये फूड ऑर्डरिंग सिस्टम है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है और ये ऑर्डर जो है वो किचन में भी जा रहा है। लेकिन अब यहां पे हमने कुछ मजीद डिटेल्स बता दी। मजीद डिटेल्स क्या है कि ये एक ऐसा सिस्टम है या ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रिसीव एंड ट्रांसफॉर्म कस्टमर फूड ऑर्डर। इसने कस्टमर ने जो फूड ऑर्डर प्लेस किया था उसको रिसीव करता है और ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म कैसे कर रहा है? दो चीजों में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ठीक है, नंबर 1 ये कि एक और प्रोसेस है दैट इज गुड्स सोल्ड फाइल। जो चीजें बिक गई हैं, ठीक है, उसमें भी इसको अपडेट कर रहा है और एक जो इन्वेंट्री डेटा है, इन्वेंट्री का जो प्रोसेस है उसमें भी इसको अपडेट कर रहा है। यहां पे फाइल का हम इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि ये एक प्रोसेस को शो कर रहा है। सो एक ऐसा प्रोसेस होगा कि वो जितना भी स्टॉक है वहां पे भी डिटेल्स इसकी चली जाए और जो बिलिंग है वहां पे भी इसकी डिटेल्स चली जाए। सो स्टॉक पे भी प्रोसेसिंग हो और बिलिंग पे भी प्रोसेसिंग हो। स्टॉक पे इसलिए आप ले जा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि लेट्स से आपके पास 100 का स्टॉक है, एक और ऑर्डर आ गया, सो 99 स्टॉक रह जाएगा। आपके पास 100 का स्टॉक है, 10 और ऑर्डर आ गए तो स्टॉक की जो फाइल है वहां से 10 ऑर्डर्स माइनस हो जाएंगे, आपके पास 90 आइटम्स रह जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह आपने अगर एक ऑर्डर प्लेस किया और उससे आपको $10 या 100 रुपीज आए हैं, ठीक है, सो 100 रुपीज आपके पास आ गए, आपको पता चला कि ठीक है 100 रुपीज का एक ऑर्डर, अगला ऑर्डर 200 रुपीज, उसके बाद अनदर ऑर्डर 300 रुपीज। सो सारे ऑर्डर्स जो आपने एक्सेप्ट किए उसकी एक इन्वेंट्री फाइल बनाई जाए तो पता चलता है कि आपने जो है वो आज 1000 रुपीज के जो है वो ऑर्डर्स या 2000 रुपीज के ऑर्डर्स जो है वो आपने एक्सेप्ट किए हैं। सो लेवल 0 पर अगर हम आ गए हैं तो लेवल 0 पर मजीद डिटेल्स हैं। फूड ऑर्डरिंग सिस्टम वही है लेकिन पिछली डायग्राम से कंपेयर करें सो हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर थे। हमने जो है वो चीजों को एब्स्ट्रैक्ट के तौर पर देखा था, स्कोप के हिसाब से हमने चीजों को देखा था। अब हम जो है वो मजीद डिटेल्स की बात कर रहे हैं, लोअर लेवल पर हम आ गए। ठीक है, मजीद डिटेल्स आ गई। सो यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ फूड ऑर्डरिंग सिस्टम था। अब फूड ऑर्डरिंग सिस्टम ये ओवरऑल उस पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि लेवल 0 की अगर हम बात करें तो हम उस फूड ऑर्डरिंग सिस्टम में जो डिफरेंट प्रोसेसेस शामिल हो सकते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। जैसे कि एक प्रोसेस है वो ऑर्डर्स को रिसीव करेगा, दूसरा ऑर्डर प्रोसेस है वो स्टॉक की फाइल को, गुड्स की फाइल को अपडेट करेगा, तीसरा प्रोसेस है जो कि इन्वेंट्री की फाइल को अपडेट करेगा, चौथा प्रोसेस है जो कि मैनेजमेंट रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहां पे 4 प्रोसेसेस आए और हमने इनको नंबर कर दिया। सो ये प्रोसेस 1.0 है, ये प्रोसेस 2.0 है, ये प्रोसेस 3.0 है और ये प्रोसेस 4.0 है। सो इनको हम देख सकते हैं। इसी तरह मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये वाले सिंबल जो हम यूज करते हैं, यहां पे जो ग्रीन बार है इसको हम लेबलिंग के लिए यूज करते हैं। तो यहां पे हमने बता दिया कि ये प्रोसेस 1 है, ये एक प्रोसेस है, इसको हम, ये एक सेपरेट प्रोसेस है जिसको हम प्रोसेस 2.0 कह रहे हैं, ये एक सेपरेट प्रोसेस है जिसको हम प्रोसेस 3 कह रहे हैं, ये एक सेपरेट प्रोसेस है जिसको हम प्रोसेस 4 कह रहे हैं।
इसी तरह ये क्या है, ये आपका डाटा स्टोर को शो कर रहा है, ठीक है। डाटा स्टोर यहां से जो और यहां पे जो आपकी स्टॉक फाइल थी, ठीक है, ऑर्डर आया, ये स्टोर हो रहा है यहां पे, सेव हो रहा है यहां पे। सो ये एक हमारे पास डाटा स्टोर 1 है जो कि ये है, और एक हमारे पास डाटा स्टोर 2 है जो कि ये है। आप इसको भी डाटा स्टोर 1 और इसको डाटा स्टोर 2 कह सकते हैं, कोई इसमें रूल नहीं है कि आपने ये 2 क्यों है, ये 1 क्यों है। सो ये जस्ट ऑर्डरिंग डिटेल्स है, ये 1 और ये 2 हो सकता है, ये 2 और ये 1 हो सकता है। सो इट कैन बी पॉसिबल। इसी तरह ये भी इसी तरह है कि आप लेवल 2 इसको प्रोसेस 2 कहें, इसको प्रोसेस 4 कहें, ठीक है। लेकिन लॉजिकल ऑर्डरिंग ये है कि आप पहला नंबर पे ये आ रहे तो इसको प्रोसेस 1 कह दिया, इसको प्रोसेस 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया, और लास्ट में 4 प्रोसेस है तो इसको 4 कह दिया। सो आप देख सकते हैं कि प्रोसेसेस आर लेबल्ड एज 1.0, 2.0, दीज विल बी डिकम्पोज्ड इनटू मोर लोअर लेवल डिटेल्स, ठीक है। फंक्शनल डिकम्पोजिशन इसके हम बात करेंगे, ठीक है। सो इन प्रोसेसेस को जब हम फर्दर डिकम्पोज करेंगे तो हम कहेंगे कि ये 1.1 है, ठीक है, ये 2.1 है, ये 4.1 है, ठीक है। सो फर्दर जो अगले लेवल पर जो कि हम परहैप्स यहां पर हम शो करेंगे लेवल 1 DFD, सो फर्दर डिकम्पोजिशन हम यहां पे शो करेंगे, इसलिए हमने इनको नंबर शो किया है। सो मेनली हमने देखा कि लेवल 0 पर मेजर सिस्टम के जो प्रोसेसेस हैं उनको हमने देखा, मेजर जो डेटा फ्लोज हैं उनको हमने देखा, और जो डेटा स्टोर्स हैं उनको हमने देखा। सो प्रोसेसेस को देखा, डाटा फ्लोज को देखा, डाटा स्टोर्स को देखा। प्रोसेसेस में 4 हैं, फ्लोज इसमें कई हैं, यहां से डाटा इधर फ्लो कर रहा है, यहां से डाटा फ्लो इधर कर रहा है, ये सारे एरोज जो है वो डाटा फ्लो शो कर रहे हैं। और डाटा स्टोर्स इसमें 2 हैं जो कि डाटा स्टोर 1 और डाटा स्टोर 2, ठीक है। सो जो ऑर्डर आपने दिया था वो 2 जगहों पे स्टोर हुआ है, एक इन्वेंट्री फाइल में और एक गुड्स सोल्ड फाइल में या स्टॉक फाइल में, ठीक है। सो ये हम लेवल 0 की डिटेल्स आ गई। इसी तरह आइए मजीद बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट DFD से हम लेवल 0 की DFD पर आए। अब लेवल 0 की DFD को हम फर्दर फंक्शनली डिकम्पोज करें और लेवल 1 की DFD पर हम जाएंगे, ठीक है। लेवल 1 की DFD आप प्रोसेस 1 के लिए भी बना सकते हैं, लेवल 1 की DFD आप प्रोसेस 2 के लिए भी बना सकते हैं, इसी तरह प्रोसेस 3 के लिए भी लेवल 1 DFD बन सकती है। हम एग्जाम्पल के तौर पर प्रोसेस 4 को फर्दर फंक्शनली डिकम्पोज कर रहे हैं और प्रोसेस नंबर 4 की हम लेवल 1 DFDs बनाएंगे। सो यहां पे जो प्रोड्यूस मैनेजमेंट रिपोर्ट्स बन रही थी, जिनको आपका मैनेजर जो है, स्टोर मैनेजर या रेस्टोरेंट मैनेजर जो है, वो अपने लिए ये देख रहा था कि हाँ जी मेरे पास आज सेल्स कितनी हुई है, स्टॉक कितना रह गया है, ठीक है। सो इस प्रोसेस को हम मजीद डिकम्पोज कर रहे हैं। आइए प्रोसेस नंबर 4 की मजीद डिटेल्स देखते हैं। सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज प्रोसेस नंबर 4 which is further decomposed into 4.1, 4.2 and 4.3. So this level 1 diagram is showing the decomposition of process 4 which we have seen here, ठीक है। और मजीद अगर इसकी डिटेल्स देखें तो क्या है, यहां पे आपके पास है प्रोड्यूस मैनेजमेंट रिपोर्ट्स। अब क्या हो रहा है कि पहले आपको जो आपका डाटा स्टोर था वहां से आपको क्या आया, डेली गुड्स सोल्ड अमाउंट्स आया। आपको यह पता चला कि हाँ जी कितने आज ऑर्डर्स आए हैं, स्टॉक में कितने आइटम्स रह गए हैं। इसी तरह डेली इन्वेंट्री रिपोर्ट से आपको आया कि आपके पास जो है वो कितना आज आपने बिजनेस किया, कितने आपके पास पैसे आए। क्योंकि हम देख सकते हैं पिछली डायग्राम में कि इस प्रोसेस को 2 चीजें इनपुट दे रही हैं, एक है आपकी गुड्स सोल्ड की फाइल, एक है आपकी गुड्स सोल्ड से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, और एक है आपकी इन्वेंट्री फाइल से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। सो वन इंफॉर्मेशन, ठीक है, वन इंफॉर्मेशन जो आपको आ रही है वो D2 से आ रही है, सेकंड इंफॉर्मेशन आपको D1 से आ रही है। सो ये 2 ही इनपुट्स हैं जो कि इसके लिए प्रोसेस 4 के लिए आ रही हैं। सो अगर हम प्रोसेस 4 के देखें तो यही वो 2 इनपुट्स हैं जो कि यहां से आ रही हैं। एक है वो D1 इन्वेंट्री फाइल सिस्टम से आना या इन्वेंट्री डाटा स्टोर से आना, और दूसरा जो है वो डेली गुड्स सोल्ड से इनपुट आना। अब यहां पे जब इस प्रोसेस को हमने फर्दर डिकम्पोज किया, सो इसकी डिटेल्स बन रही है 4.1 एक्सेस गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री डाटा। अब इन्वेंट्री डाटा और गुड्स सोल्ड का डाटा फर्दर एक प्रोसेसिंग हो रही है, उस पर वो है एग्रीगेट गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री डाटा, ठीक है। ये दोनों इसको इनपुट हुई, इसने एग्रीगेटेड डाटा किया और एक जो है वो मैनेजमेंट की रिपोर्ट बन गई, जिससे ये पता चला कि आज
10 आइटम्स जो है वो सोल्ड हुए या 10 बर्गर्स जो है वो सोल्ड हुए, स्टॉक में जो है वो फॉर एग्जांपल 100 का स्टॉक था, 10 सोल्ड हो गए, 90 रह गए, ठीक है। इसी तरह पर बर्गर जो है वो लेट्स से 100 रुपीज का था, 10 बर्गर सोल्ड हुए, तो हमारे पास आज 1000 रुपीज की सेल्स है। सो ये मैनेजमेंट रिपोर्ट जो है वो बन गई अकॉर्डिंगली। सो प्रिपेयर मैनेजमेंट रिपोर्ट। सो ये वाला प्रोसेस हमने फर्दर डिकम्पोज किया इनटू 4.1, 4.2 एंड 4.3। फर्दर डिटेल्स इसकी ये हैं कि लेवल 1 DFD shows the sub processes, as we can see that sub process of one of the processes in the level 0 DFD, ठीक है। अब इसी तरह आप ये वाला जो प्रोसेस है 4.1 है या 4.2 है या 4.3 है, ये फर्दर डिकम्पोज हो सकता है, ठीक है, फर्दर डिकम्पोज हो सकता है, लेकिन इफ नेसेसरी, हर हाल में नहीं, अगर जरूरी है, अगर यहां पे भी स्टिल कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि मजीद ब्रेक डाउन हो सकते हैं, फंक्शनल डिकम्पोजिशन उनकी मजीद हो सकती है, तो हम इसको मजीद डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। अगर जरूरत नहीं है तो फिर लेवल 1 की DFD काफी है। सो बाज प्रोसेसेस, बाज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं कि आप उसमें लेवल 1 के बाद लेवल 2 पर भी जाते हैं, लेवल 3 पर भी जाते हैं। बाज इतने प्लेन और सिंपल होते हैं कि आप लेवल 0 बनाते हैं और लेवल 1 बनाते हैं, मजीद उसकी फंक्शनल डिकम्पोजिशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो दैट वाज डिटेल्स ऑफ द लेवल 1 DFD। अगर हम इसी की लेवल N DFD की बात करें, ठीक है, अब जैसे हमने यहां पे बात की कि आपका ये प्रोसेस है 4.3, अब 4.3 भी फर्दर ब्रेक डाउन हो सकता है, 4.2 भी फर्दर ब्रेक डाउन हो सकता है, 4.1 भी फर्दर ब्रेक डाउन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम 4.3 को फर्दर फंक्शनल डिकम्पोज कर रहे हैं और हम इसकी लेवल N की हम बात करें, एंड दैट इज 4.3.1, ठीक है। सो 4.3.1 में जो कि इसका लेवल 2 DFD है, कॉन्टेक्स्ट लेवल से शुरू हुए, फिर लेवल 0 DFD बनाया, फिर लेवल 1 DFD बनाया, अब ये लेवल 2 DFD है। सो यहां पे आप देख सकते हैं कि 4.3 के लिए इनपुट क्या थी, एक इनपुट थी, दैट इज एग्रीगेटेड डाटा। एग्रीगेटेड डाटा आ रहा था दो फाइल से, एक इन्वेंट्री फाइल से और एक आपकी स्टॉक वाली फाइल से, ठीक है। सो एग्रीगेटेड डाटा इसके पास आ रहा था और इसने एक आउटपुट प्रोड्यूस करनी थी। सो 1 इनपुट के अगेंस्ट 1 आउटपुट प्रोड्यूस करनी थी। यहां पे भी यही हो रहा है कि 4.3 को एक इनपुट आई है एग्रीगेटेड डाटा, यहां पे इसने रिपोर्ट्स मैनेज करनी है। मैनेज ऐसे करनी है कि उसको डाटा को प्रिंटिंग के लिए अकॉर्डिंगली वो फॉर्मेट कर रहा है। फर्दर आपके पास जो प्रोसेस 4.3 है वो फॉर्मेटिंग है। सो आपने 4.3 में जो एग्रीगेटेड डाटा आया उसको दो प्रोसेस में कन्वर्ट किया कि इसको फॉर्मेट करो देन प्रिंट करो, ठीक है। सो फॉर्मेट हुआ, प्रिंट वर्जन के लिए उसको अकॉर्डिंगली बनाया, लेट्स से PDF फाइल जनरेट हो गई या उसके मार्जिन्स जो है वो उस प्रोसेस में एडजस्ट हुए और जो है वो प्रिंटिंग के लिए रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर हो गई। सो हियर वी कैन सी दैट द सेम फूड ऑर्डरिंग सिस्टम विच वी स्टार्टेड इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम थी, फूड ऑर्डरिंग सिस्टम, ठीक है, जो कि कस्टमर्स के ऑर्डर को रिसीव कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो है वो ऑर्डर की डिटेल्स किचन में जा रही हैं और मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट्स आ रही हैं। सो ये कॉन्टेक्स्ट लेवल था, इसमें हमने एक प्रोसेस को शो किया। जब इसके हम लेवल 0 पर गए तो हमने इसमें 4 प्रोसेसेस शो किए जो कि इसके रिसीव एंड ट्रांसफॉर्म कस्टमर ऑर्डर, एक इसमें था अपडेट स्टॉक फाइल या अपडेट गुड्स सोल्ड फाइल, तीसरा इसमें प्रोसेस था इन्वेंट्री फाइल, ठीक है। ये स्टॉक फाइल भी से भी डाटा कहीं पे सेव हो रहा है जिसको हम डाटा स्टोर 2 से रिप्रेजेंट करें, यहां पे भी डाटा इसके बाद प्रोसेसिंग के बाद कहीं पे स्टोर हो रहा है जिसको हम डाटा स्टोर 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक चौथा हमारे पास प्रोसेस था जो कि प्रोड्यूस मैनेजमेंट रिपोर्ट्स था, ठीक है। अब यहां पे हमने देखा कि ढेर सारे प्रोसेस फ्लो हैं, डाटा स्टोर्स भी आ गए। हमने वही रूल्स फॉलो किए कि अगर एक इनपुट है तो उसकी आउटपुट्स हो सकती हैं, लेकिन किसी प्रोसेस की आउटपुट होने के लिए जरूरी है कि इनपुट हो। सो इनपुट के बगैर आउटपुट नहीं हो सकती, आउटपुट के बगैर जो है वो इनपुट नहीं हो सकती। ये पिछले सारे रूल्स जो कि हमने पढ़े थे वो सारे के सारे हमने यहां पर एक्सरसाइज किए, उन रूल्स को हमने सामने रखा और हमने लेवल 0 की DFD बना ली। फिर इनमें से किसी एक प्रोसेस को हमने लेकर उसकी लेवल 1 DFD बनाई। हमारी एग्जाम्पल के केस में हमने प्रोसेस नंबर 4 को लिया और इसको हमने फर्दर 3 सब प्रोसेसेस में डिवाइड कर दिया, 4.1 में, 4.2 में और 4.3 में। सो प्रोसेस 4 में हमने देखा कि 2 सोर्सेज हैं इनपुट के, गुड सोल्ड फाइल से इनपुट आ रही है
इन्वेंट्री फाइल से इनपुट आ रही है, यहां पे कुछ प्रोसेसिंग हो रही है और एक आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। बिल्कुल यहां पे यही हम कर रहे हैं कि गुड सोल्ड फाइल से इनपुट आ रही है, इन्वेंट्री फाइल से इनपुट आ रही है, इसको हमने कुछ प्रोसेस किया, इन्वेंट्री डाटा आया, गुड सोल्ड का डाटा आया, इसको हमने एग्रीगेट किया, एग्रीगेटेड डाटा को हमने मैनेजमेंट रिपोर्ट्स के लिए जो है वो प्रिपेयर किया। अब इसी प्रोसेस को जब हमने फर्दर डिकम्पोज किया और इसकी लेवल 2 हमने डिकम्पोज की, सो हमारे पास फॉर्मेट मैनेजमेंट रिपोर्ट्स थी, फॉर्मेट मैनेजमेंट रिपोर्ट्स पर हम आए, ठीक है। एग्रीगेटेड डाटा जब हमने रिसीव किया, हमने उसकी फॉर्मेटिंग की, फिर उसको हमने प्रिंटिंग के लिए प्रिपेयर किया और मैनेजर जो है वो अकॉर्डिंगली आपकी लेवल मैनेजर आपकी अकॉर्डिंगली रिपोर्ट्स को अपने लिए प्रिपेयर कर रहा है। अगर जरूरत है तो हम इसको फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं। लेट्स से प्रोसेस 4.3.1 है, इसको अगर हमने फर्दर फंक्शनल डिकम्पोज करना है और हम कहते हैं कि इसका लेवल 3 पर हम जाते हैं तो फिर ये होगा 4.3.1.1, ठीक है। या अगर हम इस डीएफडी का हम थर्ड लेवल पर जाते हैं तो हम कहेंगे 4.3.2.1। सो डिपेंड करता है, अगर तो नीड्स हैं तो आप फर्दर लेवल पर जा सकते हैं, अगर नीड्स नहीं है तो फिर फर्दर लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है। सो आज के लेक्चर में मेनली हमने डीएफडीज क्या होती हैं, क्यों जरूरी हैं, कैसे हम रिक्वायरमेंट्स को स्ट्रक्चर करते हैं, ये चीजें देखी, ठीक है। डीएफडीज के सिंबल्स कैसे यूज होते हैं, क्या डीएफडी के रूल्स हैं, ये हमने देखे। एक एग्जांपल जो कि किसी बर्गर रेस्टोरेंट के लिए फूड ऑर्डरिंग सिस्टम बनाना था, उसका हमने कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बनाई, उसकी हमने लेवल 0 डीएफडी बनाई, फिर हमने उसकी लेवल 1 डीएफडी बनाई, फिर उसकी हमने लेवल 2 डीएफडी बनाई। अगर जरूरत हो तो हम फर्दर लेवल पर भी इसको फंक्शनली डिकम्पोज करते हैं। सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। समरी ऑफ टुडेज लेक्चर, आज के लेक्चर में हमने मेनली रिक्वायरमेंट एनालिसिस की हमने बात की और रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन के बाद रिक्वायरमेंट्स को स्ट्रक्चर किया जाता है, जिसके लिए हम प्रोसेस मॉडलिंग करते हैं। प्रोसेस मॉडलिंग के लिए हमारे पास जो है वो डाटा फ्लो डायग्राम्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। डाटा फ्लो डायग्राम्स के सिंबल्स, डाटा फ्लो डायग्राम्स की डिटेल्स, उसमें प्रोसेस क्या है, उसमें डाटा फ्लो क्या है, उसमें एक्सटर्नल एंटिटीज सोर्स या सिंक क्या है और उसमें डाटा स्टोर क्या है, ये सारी चीज़ों को हमने देखा, कुछ रूल्स को हमने देखा और हमने एक एग्जाम्पल देखी जिसमें हम एक बर्गर रेस्टोरेंट्स है उसके लिए हमने एक फूड ऑर्डरिंग सिस्टम बनाया। हमने उसकी कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बनाई, उसके बाद हमने उसकी लेवल 0 डायग्राम बनाई। लेवल 0 की डायग्राम्स में हमारे पास जो प्रोसेसेस आए, एक प्रोसेस लेकर हमने उसकी लेवल 1 डायग्राम बनाई और अगर जरूरत पड़े तो लेवल 1 के बाद हम लेवल 2 एंड लेवल 3 की डायग्राम्स हम बना सकते हैं। सो लोअर लेवल डायग्राम्स हमने इसलिए बनाई ताकि हम इसको फंक्शनली डिकम्पोज करके उसकी मजीद डिटेल्स देख सकें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हाई लेवल और लो लेवल डीएफडीज को बैलेंस कैसे किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास 4 टाइप्स हैं डीएफडीज की, करंट लॉजिकल, न्यू फिजिकल, न्यू लॉजिकल और फिजिकल, करंट फिजिकल, ये सारी डीएफडीज की जो फर्दर टाइप्स हैं इंशाल्लाह इसको भी हम देखेंगे और यूज केसेस क्या होते हैं, यूज केस डायग्राम्स कैसे यूज की जाती हैं, इंशाल्लाह इन डिटेल्स को भी हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। So this ends our lecture here. I hope you enjoyed it. I'll see you with more details. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.